Hello guys, welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss 16th August current affairs. So the first article is related to more plastic item to be banned. और more plastic item banned क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एक बार यूज होने के बाद में उनको प्लास्टिक वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं। आपको याद आ रहा होगा यूनाइटेड नेशंस ने यूएन ने पीएम मोदी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। कैन यू रिकॉल दैट, चैंपियंस ऑफ द अर्थ? वहां पर पीएम मोदी मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 2022 में हम लोग जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है, मतलब अपने लाइफ स्पैन में केवल और केवल एक बार यूज होती है, उसके बाद उसका वापस यूज नहीं होता, तो वो जो प्लास्टिक है उसको हम लोग बैन कर देंगे। और इसके लिए ही अब इस पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी को एडवांस में इस प्रकार का अवार्ड दे दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, क्योंकि ये हमारा प्रॉमिस था 2022 तक हम ऐसा कर देंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, और ये क्या कह रहा है? तो गवर्नमेंट बहुत से ऐसे आइटम्स को बैन कर देगी, और जो कि नॉट बैनर लेस देन 100 माइक्रोन्स। वैसे जो एक आंकड़ा है वो ये है कि पहले क्या होता था, 40 माइक्रोन तक अलाउड था। अब जो प्लास्टिक वगैरह है वो 50 माइक्रोन, मतलब माइक्रोन का मतलब ये कि उनकी जो साइज होती है, मोटा प्लास्टिक जो है वो तो रीयूज हो जाता है, ये जो पतला प्लास्टिक है वो रीयूज नहीं हो पाता, और इसीलिए रिसाइकलिंग नहीं होने की वजह से मिनिमम जो हमने एक प्लास्टिक की जो मोटाई रखी है वो कितनी है, मिनिमम 50 माइक्रोन हो। तो ये पूरा रूल क्या है इसको हम लोग समझते हैं। और देखिए यहां पर बहुत से एडवर्स इंपैक्ट को देखते हुए जो हम लोग प्लास्टिक फैला देते हैं, लिटर्ड कर देते हैं ऑन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, एक्वेटिक इकोसिस्टम में 2050 तक पूरी की पूरी जो फिशेज है, मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। बहुत बड़े स्तर पर जो है उनकी सफाई करने का अभियान हमें चलाना होगा, तब जाकर कहीं वो पूरी तरह से स्वच्छ हो पाएगा। और इसीलिए रोड मिनिस्ट्री वगैरह उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग रोड जो बन रहे हैं उसमें प्लास्टिक को भी लगा रहे हैं, ताकि क्या हो, जो वो वेस्ट वाला प्लास्टिक है वो वहां सीमेंट जो डामर है उनके साथ में मिक्स होकर यूज किया जा सके। So the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has notified these rule. ये रूल प्रोहिबिट करते हैं आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब अपने लाइफ स्पैन में एक बार यूज हो गया और वो वेस्ट के रूप में या तो टेरेस्ट्रियल भूमि भाग या फिर समुद्रों में सीधा चले जाते हैं। सो मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो कर रहे हैं, इंपोर्ट, स्टॉकिंग कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल एंड यूज में जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजकल आपको पता ही है जो आइटम्स आ रहे हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर पैकेजिंग, और वो बहुत ही अलग तरह की प्लास्टिक को यूज करें जो और भी खतरनाक है, क्योंकि वो सेफ्टी फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूडिंग पॉलीस्टाइरीन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटी शैल बी प्रोहिबिटेड। तो ये सभी प्रोहिबिट हो जाएंगी 1 जुलाई 2022 से। मुझे ये समझ में नहीं आता, इन्होंने टारगेट 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी रख देते, क्योंकि हर चीज को इंप्लीमेंट होने में समय लगता है। 1 जनवरी रखते 6 मंथ और मिलते, और यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप हो सकते थे। आप में से कितने लोग हैं जो मार्केट में जाते हैं और सीधा सीधा वहां से पॉलीबैग्स, मतलब पॉलीथीन्स जो होते हैं उनमें सीधा सामान ले आते हैं? हमें आज की तारीख में आवश्यकता है कि हम लोग आदत में आ जाएं कि हमारे पास प्रॉपर थैले वाला जो बैग होता है कपड़े वगैरह का, हमारे व्हीकल्स में हमेशा एक थैले वाला बैग हो परमानेंट, ताकि हम लोग जब भी कुछ सामान लेने जाएं तो वो जो अनावश्यक प्लास्टिक है ना, मेरा ऐसा है नेचर कि मैं क्या करता हूं, या तो हमेशा थैला मेरे साथ रहता है, अदरवाइज ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल दूध की थैली ली तो उसमें क्या होगा, एक और थैली वो दे रहा है पकड़ने के लिए, आई नेवर टुक दैट अनदर पॉली बैग जिसमें मैं उसको लेकर आऊं।
तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं एक मतलब एक सिटीजन के तौर पे हमारा जो दायित्व है कि जितना हो सके पर कैपिटा प्लास्टिक जो यूज हो रहा है वो कम से कम हो। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले 50-100 साल के बाद में ये संपूर्ण एरिया प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो जाएगा। रिसेंटली yesterday I was on Mount Abu and the highest peak you must have heard about गुरु शिखर 1722 मीटर जो ऊंचाई पर है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। वहां मैं क्या देखता हूं कि इतने सारे प्लास्टिक्स वगैरह पड़े हैं, आसपास सब जगह लिटर्ड कर दिए, तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। इसके बाद देखिए ओडिशा में पुरी में बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया कि हम लोग हर जगह पेयजल लगा देंगे, टैप वाटर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे भाई टैप वाटर? क्योंकि टैप वाटर से क्या होता है, ये जो प्लास्टिक कैरी करके आते हैं हम लोग, प्लास्टिक की इतनी बोतल और रिसाइकल भी नहीं होती है इतनी प्रॉपरली वो, तो उन प्लास्टिक बोतल को क्या कर सकते हैं, बजाय उसको अवॉइड करके हम लोग टैप वाटर लगा दें वहां, तो ये ऑटोमेटिकली समस्या खत्म हो जाए प्लास्टिक वाली। क्योंकि किसी भी एक टूरिस्ट प्लेस पर इस प्रकार की चीजों को खत्म करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया, कम से कम अब तो यहां पर गवर्नमेंट जो है ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, जो प्लास्टिक स्टिक बैलून्स पर के ऊपर हम लोग इस तरह से बांधते हैं, प्लास्टिक फ्लैग्स जो हैं, झंडे वगैरह जो हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टायरीन, थर्मोकोल, और वो जो डेकोरेशन वगैरह के लिए हम लोग जो थर्मोकोल इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत खतरनाक प्रदूषक का काम करता है। प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरीज, जो हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हालत होती है जब किसी की शादी हो, उस समय आप देखिए क्या क्या माहौल होता है, इतना सारा वेस्ट। और फाइनली ये क्या होता है, जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक गाड़ी है वो आती है और उसे कहाँ है, एक ऐसे स्थान पर लगातार वहां कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, और ज्यादातर वहां पर गाय होती है। और आपको पता है फिर गाय के साथ क्या होता है, क्योंकि इन प्लास्टिक के अंदर एक विशेष प्रकार की सेंट होती है, जिसमें ये लोग वी कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज सेल्यूलोज जो होता है वो भी इसके साथ कुछ हद तक मिक्स किया जाता है। तो गायों को लगता है, मवेशियों को लगता है कि ये सेल्यूलोज खाने के लिए, और उनके पेट में 40-40 किलो तक प्लास्टिक भर जाती है और उन्हें भूख ही नहीं लगती, क्योंकि पेट तो भरा हुआ फील हो रहा है, और इस प्रकार गाय मर जाती है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है इसे परिवर्तित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर देखिए कप्स, ग्लासेस, कटलरी, फॉर्क, स्पून्स, नाइव्स, इन सभी को यहां पर बैन करने की बात की। पॉलीविनाइल क्लोराइड बैन, जो पीवीसी के जो बैनर्स हैं वो 100 माइक्रोन से छोटे नहीं हो, मतलब उनकी जो विड्थ है वो 100 माइक्रोन से छोटा ना हो। और वैसे क्या है टारगेट, अब इसमें टारगेट क्या रखा है, जो नया अमेंडमेंट किया है, 50 माइक्रोन हो, ठीक है, इससे नीचे वाले सारों को बैन कर दिया जाएगा। अब देखिए बैन, ये चलो एक बात मैं मान सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट, आप सोच सकते हैं कि भाई 1 जुलाई क्यों दिया इन्होंने। देखिए यदि हम लोग अभी से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 1 जुलाई तक आते आते अपने आप कंपनीज इसके अल्टरनेट प्लान्स ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? जैसे इन्होंने बोला ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक्स, तो ईयरबड वुड की स्टिक भी आती है पतली सी, उसके ऊपर भी ईयरबड्स लगे होते हैं, दोनों प्रकार के जो है ये आते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक वाला चीज बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल नो डाउट किसी चीज को चेंज करने में समय चाहिए, तो लेकिन यहां पर इसको फेज्ड मैनर में कर सकते थे, ताकि क्या हो, अब पता लगेगा कि 2022 1 जुलाई 2022 तक कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप उठाएंगे। जिस प्रकार से आपने जो स्टेप्स हैं ट्विटर वाले, जो हमने पूरे केसेस देखे कि हमने 3 महीने का समय दिया, फिर और बढ़ाया, फिर हमने सख्ताई की, इसकी बजाय फेज्ड मैनर में स्ट्रिक्ट कदम को उठाया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये एड ऑन कर सकते हैं कहीं पर भी। In order to stop littering due to lightweight plastic carry bag with the effect of 30th September 2021, तो ये जो लिटरिंग है ड्यू टू लाइट वेट प्लास्टिक कैरी बैग, ये 30 सितंबर 2021 से ही हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन एंड 1 to 120 माइक्रोन विद इफेक्ट ऑफ 31 दिसंबर 2022। और जैसे जैसे आगे आगे डेट आती जाएगी, वैसे वैसे ये माइक्रोन के साइज को क्या हो रहा है, कम
बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राइट लगातार देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है 30 सितंबर तक, पहले तो ये प्लास्टिक बैग की कैरिंग को ही बंद करेंगे, फिर 50 माइक्रोन, उसके बाद 75 माइक्रोन, और फाइनली क्या होगा 31 दिसंबर को जो है 120 माइक्रोन। तो ये लगातार मोटाई को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उसका रिसाइकल किया जा सकता है। The amended rule lay down that phasing out of multi-layered plastic is now applicable to MLP which is non-recyclable। तो ये जो नॉन रिसाइक्लेबल है उसे रिसाइक्लेबल में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान का एक पूरा हिस्सा है। और ये अमेंडमेंट 2018 में भी किए गए थे। वो बात अलग है कि ये अमेंडमेंट पर बिल्स वगैरह तो बनते हैं, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं होगी देखने वाली बात है। प्लास्टिक के लिए बहुत कदम उठा लिया, आज तक बंद नहीं हुआ। जिस प्रकार से गंगा को साफ नहीं कर पाए, उस प्रकार से प्लास्टिक को भी पूरी तरह से ये लोग फेज्ड आउट नहीं कर पाए। तो amended rule also prescribed a central registration system for registration of the producer, importer and brand owner। तो यहां पर क्या होगा, ये जो अमेंडेड रूल है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, और जो भी प्रोड्यूसर है, जो इंपोर्टर है और जो ब्रांड ओनर है वो रजिस्टर्ड होंगे, और उन्होंने क्या कार्रवाई की है उस पर पूरा एक लेखा जोखा यहाँ पर तैयार रहेगा। इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। रूल 15 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 ऑन एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग हैज बीन ओमिटेड। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग्स उसको पूरी तरह से अब हटा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इंक्रीज मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कैरी बैग, ये ऑलरेडी जो है बढ़ चुकी थी 40 से 50 माइक्रोन पर। स्टिपुलेटेड मिनिमम थिकनेस इज 50 माइक्रोन, अब 50 माइक्रोन पे चल रहा है ना। तो ये 2016 से जो अमेंडमेंट हुआ था ये 50 माइक्रोन पे, आगे आने वाले समय में 50 से 75 और फाइनली 120 माइक्रोन पर लेकर जाया जाए। माइक्रोन का मतलब क्या होता है, माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए एक्सपेंड द jurisdiction of applicability from municipal area to rural area। देखिए पहले jurisdiction क्या था, केवल शहरी इलाके तक था, अब रूरल एरिया तक ये जाएगा। बिकॉज प्लास्टिक हैव रीच्ड रूरल एरिया ऑल्सो, आज की तारीख में रूरल एरिया में भी प्लास्टिक प्रॉपरली पहुंच चुका है। टू ब्रिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब 2016 के जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टी लेयर को नॉन रिसाइक्लेबल को रिसाइक्लेबल बना देना, रिकवरेबल बना देना, इस प्रकार में कन्वर्ट करना। अभी और ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ लाए गए और उसके लिए जो है फाइन पेनल्टीज का भी प्रोविजन इन्होंने किया है। टू ब्रिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड जनरेटर, जो प्रोड्यूसर है जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और कलेक्ट बैक द सिस्टम, और किस प्रकार से वो कलेक्ट करें ताकि एक रिसाइकलिंग प्रोसेस। अब हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक का केवल लगभग 7% ही पूरे विश्व का प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल किया जाता है, बाकी सब कहां जाता है, बाकी सब अल्टीमेटली ओशंस में पहुंचता है, ठीक है। और माइक्रोबीड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर समय समय पर बात की है। टू इंट्रोड्यूस द कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी थ्रू प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड प्लास्टिक बैग मल्टीलेयर पैकेजिंग वेंडर्स, इन सभी पर जो है यहां पर देख लीजिए आपकी कलेक्शन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसका कलेक्शन किया जाए, इसका ये सभी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना देंगे। द टू प्रोमोट यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन में भी और इंडियन रोड कांग्रेस गाइडेंस जो है गाइडलाइंस उसमें भी एनर्जी रिकवरी के तौर पे, और साथ ही साथ में और वेस्ट टू ऑयल, तो इस सभी तरीके से क्या है वी कैन एड्रेस, वी कैन चेक द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। टू एंट्रस्ट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वेस्ट जनरेटर, नेमली पेमेंट ऑफ यूजर चार्जेस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय लोकल अथॉरिटी, कलेक्शन एंड हैंडलिंग ओवर द वेस्ट बाय इंस्टीट्यूशनल जनरेटर, इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो इस प्रकार के क्या है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टाइप ऑफ different like there should be
अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए। और इन सबको इंप्लीमेंट करने के जो रूल हैं उनको मोर इफेक्टिवली गिव थ्रस्ट ऑन प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन, प्लास्टिक थ्रस्ट कम से कम हो इसके लिए तीव्रता लाई जाए। सोर्स एरिया पर ही सेग्रीगेट अलग अलग कर दिया जाए, प्लास्टिक कौन सा है, गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा कौन सा है। रिसाइकलिंग इन्वॉल्विंग वेस्ट, पिकर्स अपना काम करते ही हैं, रिसाइकल्स वेस्ट प्रोसेसर इन कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड अडॉप्ट पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट करेगा उसे पे करना होगा, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किस प्रकार से डिफरेंट प्रोग्राम चलाकर माइक्रोन साइज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, है ना, उसको रिस्पॉन्सिबली अपना काम करना है, कलेक्टर्स हो, राइट। तो ये है एम ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो हमें एक नए रूल पर अब हम लोग जा रहे हैं और उसके ये कुछ पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने, किस किस को बैन किया जाएगा, ये सबको बैन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, देखिए अगला जो आर्टिकल है दैट इज अगेन फ्रॉम द हिंदू, राइजिंग जुडिशियल वैकेंसीज पोज चैलेंजेस। अपने आप में देखिए लंबे समय से, एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि अभी जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, 33 प्लस 1 मतलब टोटल 34 जजेस। इनमें से भी 10 जो जज हैं वो पोजीशन वैकेंट है, और केवल सुप्रीम कोर्ट में बात करूं मैं तो लगभग 60,000 कोर्ट केसेस पेंडिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट में लाखों में है, और जो सेशन कोर्ट और लोअर जुडिशरी है उसमें करोड़ों में कोर्ट केसेस ड्यू चल रहे हैं। तो जब ये 10 जजेस नहीं होंगे तो ऑलरेडी कितनी क्षमता कम हो जाएगी। यहां तक ऐसा बताया जा रहा है हजारों केस ऐसे भी हैं जिनको आज 50 साल हो गए और जिनका कोई फैसला वर्डिक्ट नहीं आया। कई लाखों केसेस ऐसे हैं जो 20 साल से चल रहे हैं लेकिन कोई केसेस का फैसला अभी तक नहीं आया। तो ये जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट का जो ये रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड है, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, या फिर न सुनने की आदत, किसी भी चीज को न सुनने की आदत, उस पर कोई कार्रवाई करने की आदत नहीं है। देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तेजी के साथ निर्वहन करके जजेस का प्रॉपर और ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन, है ना, ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन वगैरह किया जाए। किस में आएगा बताइए, 312। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपको जरूर याद रखने। सबसे खास बात, महिला जजेस का तो कोई नाम ही नहीं है। पूरे भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स है उसमें केवल एक ऐसा कोर्ट है तेलंगाना जहां की जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है वो फीमेल है, राइट। इसके अलावा ऐसा कोई भी हाई कोर्ट नहीं है भारत में जहां पे चीफ जस्टिस फीमेल हो, बताइए आप। इसके बाद में 24 जो हमारे टोटल हाई कोर्ट्स हैं उसमें केवल एक में परसेंटेज देख लीजिए आप। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोला गया कि जो इंदु मल्होत्रा जो कि फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके रिटायरमेंट के बाद अभी कोई फीमेल जज ही नहीं है करंट में। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो देखिए जुडिशियल वैकेंसीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कितनी बढ़ चुकी हैं अब 10, मतलब 24 ही जजेस हैं, होने कितने चाहिए थे टोटल 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट बहुत ही रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड के साथ अफेक्टेड रेजोल्यूशन नहीं पास कर रही है, इंपॉर्टेंट केसेस फिर कैसे होंगे सॉल्व, राइट। प्रेसिडेंट ने नोट दे दी है बिल की इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 31 to 34, वो परमिशन भी दे दी है अभी तक, है ना। सो करंट एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, यहां पर देखिए जुडिशियरी की जुडिशियल जो वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंसर्न है। सबसे पहली बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 साल के उनका रिटायरमेंट होता है, हाई कोर्ट में 62 साल होता है। दिस 3-year डिफरेंस ऑफन इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो यहां पर क्या है, ये केवल 3 साल बचते हैं इनके पास।
अब जो हाई कोर्ट में अपना पूरा का पूरा टेन्योर निकाल देगा तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आएगा? इज इट क्लियर? तो अपने आप में पूरा का पूरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो जाता है, प्रशासनिक निर्णय हो जाते हैं कि कैसे उनको वहां से यहां लाया जाए। इंडिया हैज 20 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, 20 जजेस ही है प्रति 10 लाख पर, प्रति 10 लाख पर 20 जजेस है, जो पूरे वर्ल्ड का लोएस्ट माना जाता है। हाई कोर्ट सेलेक्टिंग द जजेस, और यहां पर हाई कोर्ट सेलेक्टिंग द जजेस आर कॉम्पिटेंट इन डिसाइडिंग ए डिस्प्यूट बट मे नॉट बी सिमिलर कॉम्पिटेंट इन सेलेक्टिंग ए पीपल टू फिल द वैकेंसीज। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज तो है नहीं, और अब जजेस को अपॉइंट कौन करता है? इन्हीं का जो कॉलेजियम है। तो जजेस अपने निर्णय को लेकर तो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन किसी सही व्यक्ति को, तो आप ये सोचिए कि जुडिशियरी में वो जो 5 मेंबर्स होते हैं, राइट, कॉलेजियम, यदि वो कॉम्पिटेंट एनफ नहीं है कि कैसे वो अपॉइंट करेंगे। यदि यहां पर कॉम्पिटेंट एनफ, देयर वर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ वो 5 जजेस, तो लगातार सोचिए किस प्रकार की ब्रीड अंदर आ रही होगी। जैसे नो डाउट जजेस आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल्स, बट एक कंपैरिजन देखें तो और अच्छे जजेस आ सकते हैं, ठीक है। इन द लोअर कोर्ट्स ओवर 5000 पोस्ट, देखिए 5000 पोस्ट वैकेट पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 10 बताई दी। इन सम केसेस एग्जामिनेशन टू फिल सच पोस्ट टू बी कंडक्टेड थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जो है फिल की जानी चाहिए। इट सीम्स दैट द कमीशन हैड फेल्ड टू डू देयर जॉब, और कई बार मतलब ऐसा प्रतीत हुआ है कि मतलब कमीशन जो है वो फेल्ड हुआ है, मतलब वो प्रॉपरली इसको नहीं कर पाए, राइट। ऐसा नहीं देखा गया कि बहुत अच्छे से वो काम किया हो कमीशन ने, जैसे स्टेट कमीशंस होते हैं ना, वो सभी जो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? पुअर क्वालिटी ऑफ जजेस जनरेशन हो रही है। तो जो एक्सेलरेटेड जुडिशियल ट्रायल्स होने चाहिए तेजी के साथ में, वो नहीं हो रहे हैं। सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज 31 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इंडिया हार्डली हैड, कभी भी 31 नहीं रहे, राइट। भारत में पूरे कभी भी नहीं रहे, हमेशा वैकेंट रहा है। द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम इज ओवर 3.53 करोड़ पेंडिंग केसेस। भारत में टोटल करंट में बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है 3.53 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, देख लीजिए ओवरऑल, जिसमें से उन 2.9 करोड़ तो अकेले लोअर कोर्ट्स में ही है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख के करीब पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, एंड 60,000 जो केसेस हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने। मोर देन 2 लाख केसेस आर इन कोर्ट्स फॉर 25 ईयर्स। तो यहां पर देख लीजिए आप कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो पिछले 25 सालों से उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ है, और 1000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो पिछले 5 डिकेड मतलब 50 साल से जिनका कोई निस्तारण नहीं हुआ। दिस इज द सिनेरियो ऑफ पेंडेंसी इन इंडिया। तो हम सोच सकते हैं कि क्या पोजीशन है एक्चुअल में। सो व्हाट इज द इंपैक्ट? क्या इंपैक्ट है फिर? देखिए, एक तो डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस, ये कभी नहीं हो पाता। ये सारे पॉइंट्स अब नोट कर लेंगे आप लोग। अमाउंट ऑफ डिनायल ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, ठीक है। तो डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस। तो जब टाइमली जस्टिस नहीं होगा तो जस्टिस ही नहीं हो रहा है, एक्चुअल में उसको जस्टिस थोड़ी माना जाएगा, लंबे समय तक जेल में है लोग। अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल देखिए एक इकोनॉमिक जो पूरा स्ट्रक्चर है कि भाई किसी केस का जल्दी फैसला आ जाए, लोग उसी में उलझे रहते हैं, डेडलॉक गतिरोध क्रिएट हो गए, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि लगातार पेंडिंग केसेस। अब ये टैक्सेस वाले भी तो केसेस होते हैं ना इसमें, राइट, रेट्रोस्पेक्टिव केसेस जो थे, तो ये इतने सारे केसेस जो हैं लगातार लोग टैक्स ज्यादा आ जाता है तो वो कोर्ट में केस दाखिल कर देते हैं, तो ये अपने आप में गतिरोध है, जल्दी से नहीं किया तो। इरोड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब होगा, क्योंकि लंबे समय तक जो विवाद हैं वो वेंडेटा में, वेंडेटा एक लंबी पारिवारिक लड़ाई में तब्दील हो जाता है। इतने लंबे समय तक यदि कोर्ट केस चलेगा, जल्दी से फैसला आ जाएगा तो देखिए क्विकली चीजें रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं।
और इन सब के कारण जो प्रिजन है वहां पर ओवर क्राउडिंग हो रहा है, सो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट भी तो बढ़ती है ना, बार बार केसेस आते हैं, उनका प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, क्विकली उनको खत्म करने का कोई प्रोविजन नहीं कर रखा है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। सो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर हिंज पेंडेंसी ऑफ केसेस, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हैं? तो देखिए, हाई कोर्ट में बर्डन फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ डिस्क्रिशनरी ज्यूरिस्डिक्शन, बर्डन फ्रॉम ओरिजिनल साइड, उनको स्वविवेकाधीन शक्ति की कमी है। सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेंशन ऑफ स्पेशल लीव पेटिशन ज्यूरिस्डिक्शन, आजकल बहुत सी पेटिशंस आती हैं, उसे भी देखना है सुप्रीम कोर्ट को। रिकोर्स टू इंजंक्शन एंड स्टेज, लंबे समय तक स्टे लग जाते हैं चीजों पे। जजेस का वेकेशन है, शॉर्टेज ऑफ जजेस, 25% ऑफ पोस्ट लाइंग एम्प्टी इन सबऑर्डिनेट केसेस, कोर्ट्स जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं लाइक सेशन कोर्ट्स वगैरह जो है, राइट, और जो तहसील लेवल पर होते हैं। लो बजटरी एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन प्रॉपर नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। बर्डन ऑफ गवर्नमेंट केसेस सेंट, अब देखिए गवर्नमेंट का जो बर्डन इन्होंने बताया है वो क्या है, बर्डन ऑफ गवर्नमेंट केसेस, सेंटर एंड द स्टेट वर रिस्पॉन्सिबल ओवर 46% ऑफ द पेंडिंग केस इन द इंडियन कोर्ट्स। तो स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि, और सेंटर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं है, बजट से ही तो सब कुछ फ्री फ्लो चलेगा। इनइफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेट चल रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। एंड लैक ऑफ द कोर्ट मैनेजमेंट, जुडिशरी की साइड से कोर्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। मास्टर ऑफ द रूस्टर जो होता है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, मास्टर ऑफ द रूस्टर, मास्टर ऑफ द रूस्टर, बताइए क्या होता है ये, व्हाट इज इट? ऑर्डर कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनके पास ये ताकत होती है कि कोई भी जो कोर्ट केस आया है वो किस बेंच को दिया जाए या फिर किस जज को दिया जाए, ये जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, ठीक है, अलोकेशन ऑफ द केसेस, तो वो है चीफ जस्टिस की, राइट। तो कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ ऑर्डर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम में कमी आ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए क्यों पेंडेंसी इतनी चल रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट अभी सामने आया, आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी 1971 में आया था, अब 2021 में इसमें संशोधन किया गया। तो क्या क्या संशोधन किए गए हैं? ये जो पहले वाला 1971 का जो एक्ट था वो मैरिड वुमेन पर ही लगता था, ये अनमैरिड वुमेन जो प्रेग्नेंट भी हो जाती है उनको भी कवर करता है, तो ये दोनों के लिए कवर्ड हो गया। जेस्टेशनल पीरियड में देखिए 20 वीक तक, यदि 20 वीक या इससे पहले यदि कोई महिला या मतलब अपने परिवार की सहमति के साथ या फिर मतलब अपना जो है मेडिकल टर्मिनेट करवाना चाह रही है, मतलब इन जनरल सामान्य भाषा में जो कहते हैं हम लोग बच्चा गिरवाना चाह रही है ना, तो वो 20 वीक तक अलाउड है। उसके बाद में स्पेशल परमिशन वगैरह की आवश्यकता होती है, ये मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 20 वीक से ऊपर का जो बच्चा जो है उसको जो टर्मिनेट किया जाता है, मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है, उस केस में क्या होता है, कई बार तो वो बेबी डिफॉर्म हो जाएगा। खैर बेबी से तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मेनली है ना मैटरनल, मतलब माता के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। कई बार क्या होती है, मदर के स्वास्थ्य और मदर मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है, तो इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि डिसीजन नहीं ले पाए किसी कारण से, और रेप सर्वाइवर है कोई और उस कारण से उसके बच्चा हुआ है, मतलब वो गर्भ में है, तो 24 वीक में उसको, तो यहां पर देखिए सामान्य जो मैरिड थी, सामान्य जो केस था उसमें 20 वीक्स था, 24 वीक्स दिए गए फॉर रेप सर्वाइवर, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फैटल एबनॉर्मेलिटीज। 24 वीक के बाद का भी यदि समय दिया जाएगा तो वो मैक्सिमम कब तक दिया जाएगा,
28 वीक्स तक मैक्सिमम, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है वैसे, इतना लंबा समय जो है मतलब मेडिकली टर्मिनेट करना मतलब मदर की जान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए क्या होता है, जो ये वाला पीरियड है वो तब जब बच्चे को हम लोग क्या होता है, कई प्रकार के 3D 4D 5D 10D टाइप के आजकल है ना इमेजिंग्स होते हैं, है ना, सोनोग्राफी वगैरह की मदद से एक पिक्चर ली जाती है गर्भ में, क्या पोजीशन है, कैसा चल रहा है, मूव प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये सब जब होते हैं और उसमें ये पता चला कि बच्चे में डिफॉर्मिटी है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, उस केस में बच्चा कोई मतलब आएगा भी तो बड़ा इल रहेगा, या उसके कोई कहीं ना कहीं होल है, कुछ भी तरह की चीजें, है ना, हार्ट में होल है, या मतलब कोई भी ऐसा स्पेशल केस, तो उस केस में क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी में स्पेशल केस में 24 से 28 वीक के बीच में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। यहां पर सारी कंडीशंस है, देखिए अब ये सब परमिशन कैसे देख जाती थी, 1971 के कंपैरिजन में हम लोग इसको देखेंगे तो यहां पर जो आरपीएम है, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो 12 वीक के लिए, जो 12 वीक मतलब कि क्या हो गया, 12 वीक का मतलब 84 डेज, 84 डेज का मतलब लगभग जो है 3 मंथ से लगभग नीचे का समय। तो 3 मंथ से पहले पहले यदि है तो उस केस में केवल एक ही व्यक्ति मतलब डॉक्टर जो है परमिशन दे सकता है। 12 से 20 वीक है तब तक 1971 के तहत 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आवश्यकता हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या कर दिया है, 20 वीक तक तो 1 RMP राइट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता है, प्रैक्टिशनर की आवश्यकता है, और 2 RMP की आवश्यकता होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स की, यदि 20 से 24, क्योंकि और स्पेशली 24 वीक से ज्यादा है, 28 वीक तक का केस है, 24 से 28, उस केस में पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो निर्णय लेता है कि हाँ वाकई में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में यदि जिस मदर ने, वुमेन ने अपना जो मेडिकल टर्मिनेट करवाया है, यदि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज की जाती है, बता दिया जाता है या इधर उधर उजागर कर दी जाती है, तो डॉक्टर के उस टीम पर 1000 का फाइन, और अब इसको क्या कर दिया 1 ईयर का इंप्रिजनमेंट, क्योंकि यहाँ पे रेप सर्वाइवर वगैरह के लिए भी नहीं। देखिए समय के साथ इंपॉर्टेंट लॉज नियम आते चले जाते हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, गर्भधारण हो गया। अब गर्भधारण हो गया तो 20 वीक का समय है। अब पहले कितने का था, पहले एक डॉक्टर के लिए 12 वीक, 2 डॉक्टर के लिए 20, ठीक है, 2 डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। अब क्या है, 20 से 24 एक डॉक्टर की आवश्यकता, राइट, 20 अप टू 20 एक डॉक्टर की आवश्यकता, अप टू 20 एक डॉक्टर की आवश्यकता, 20 टू 24 2 डॉक्टर की आवश्यकता, 24 वाले केस में, प्लस वाले केस में 24 से ज्यादा में, यहां पर आपको पूरा एक मेडिकल बोर्ड बैठाना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं। जेस्टेशन पीरियड तो यहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनका वो, तो ये सारी बातें वही दी गई हैं जो हमने पहले पढ़ लिया, राइट, आई थिंक। और यहां पर आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से 3.1, 3.7, 5.6, इसमें बोला गया है प्रिवेंटेबल मैटरनल मॉर्टेलिटी, मतलब जैसे भी करके रोका जाए माता की मृत्यु ना हो। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3.1, 3.7, 5.6। 3.1 pertains टू रिड्यूसिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, है ना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को क्या करना है, रिड्यूस करने के लिए। 3.7 क्या करेगा, राइट, whereas 3.7 and 5.6 pertain यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव मतलब जो बच्चे के जन्म के लिए माता की जो हेल्थ का, उसके राइट्स का अधिकार, वो आता है 5.6 और 3.7 पॉइंट में। अमेंडमेंट विल इंक्रीज द एम्बिट एंड एक्सेस वुमेन टू सेफ अबॉर्शन, तो जो अबॉर्शन करवाना चाहते हैं उसके लिए सेफ्टी के साथ में और उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे, ऑटोनॉमी भी रहे,
कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहे, जस्टिस भी मिले, सो वुमन नीड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, जो भी टर्मिनेट करवाना चाहती है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पिक्चर सिनेरियो है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एकदम क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, अब तक गवर्नमेंट किस पर फोकस कर रही थी भाई, कि डिस्कॉम के लिए उदय स्कीम के बारे में आपको पता होगा, शॉर्ट नोट लिख दीजिए एक बार, उदय स्कीम के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अब तक उदय स्कीम के तहत गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही थी डिस्कॉम्स की। डिस्कॉम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कौन है? अभी आपको पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बहुत बड़ा पेमेंट देना है। अडानी भी वो जो केस जीत गए थे तो बहुत ज्यादा ड्यू चल रहा है, और फाइनली क्या होती है, गवर्नमेंट फिर उनको बहुत बड़े बड़े बेल आउट पैकेज वगैरह सब कुछ प्रदान करे, क्योंकि ये कंपनियां बहुत नुकसान में चल रही हैं अभी। लेकिन अब ये कह दिया गया कि अलग अलग नियम, जैसे मेट्रो सिटी है उसमें 1 डे, एक एवरेज शहर है उसमें 15 दिन, गांव में 30 दिन के अंदर अंदर यदि कनेक्शन की रिक्वेस्ट की गई है तो आपको कनेक्शन उनको देना होगा, क्योंकि अब तो हर घर बिजली योजना है, हर घर बिजली आ चुकी है, पहुंच चुकी है, भारत के एक कोने में बिजली पहुंची है। तो यहां पर यदि कंज्यूमर का जो राइट्स हैं, क्योंकि जब कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब कुछ कर ही रहा है, तो आपके ऊपर अब पेनल्टीज भी लगेगी। जो डिस्कॉम्स हैं उनको प्रॉपरली टाइमली चीजें प्रोवाइड करनी होंगी, अदरवाइज स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस फॉर कनेक्शन, डिसकनेक्शन, रिकनेक्शन, शिफ्टिंग, इसके लिए जो है इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो हाल ही में आर.के. सिंह पावर मिनिस्टर जो है, कंज्यूमर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विद इन 7 डेज, तो मैं माफी चाहता हूं 1 डे नहीं है ये, 7 दिन के अंदर अंदर मेट्रो सिटीज में, 15 दिन के अंदर अंदर अदर किसी सिटी में, 30 दिन के अंदर अंदर रूरल मतलब ग्रामीण शहरों में कनेक्शन यदि लगाने की रिक्वेस्ट की गई तो वो लगना चाहिए। इंटरप्शन ना हो पावर सप्लाई में, नो पावर सप्लाई बियॉन्ड ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक लंबे समय तक बिजली गुल रहती है तो इस सब के लिए फाइन वगैरह का चार्ज होगा। तो इससे क्या हो जाती है, एक चेक्स एंड बैलेंसेस मैनेज हो जाते हैं, राइट। तो पेनल्टीज फॉर डिले, कई बार डिले करने पर पेनल्टीज है। रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव मीटर्स, ये भी इनकी जिम्मेदारी होगी। तो इस प्रकार का ये जो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020, देखिए कई बार क्या होते हैं, कुछ बिल्स जो हैं चर्चा में आते हैं लेकिन उसके ऊपर बिल पास नहीं हो पाते, तो फिर वो अगली मानसून सत्र में, यहाँ पर पास नहीं होंगे तो फिर विंटर सेशन में, यहाँ पर पास नहीं होंगे तो बजट सेशन में। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग समय पर पिछले बिल्स की भी चर्चा होती रहती है और इसीलिए ये चर्चा में है अभी। These rules serve to empower consumer with rights that would allow them to access continuous supply of quality and reliable electricity. This is because the provision make distribution companies more accountable. उनको जवाबदेही बनाना बहुत जरूरी है। 11 ऐसे की एरियाज होंगे पावर सप्लाई के टू कंज्यूमर इन द कंट्री, अलग अलग एरियाज है जहां पर इनको फोकस रखना होगा, इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, मीटरिंग एग्रीमेंट्स, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन, मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ग्रीवेंस रेड्रेसल मतलब जो शिकायत निस्तारण है, एंड कंपेंसेशन एंड मैकेनिज्म। हाउएवर द एंड सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ दीज रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस भी है, स्पेशली वेयर यूज ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस इज कंसर्न। तो कुछ जगह एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है जिसमें एग्रीकल्चर पर्पस को विशेषकर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाती है। हमने रिसेंटली ये भी चर्चा की थी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्री में दे तो देते हैं लेकिन उसका ये लोग मिसयूज कितना करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक बार फ्री दे दिया तो वो चलता ही रहेगा पावर, बजाय उसके क्या हो कि अभी जिस प्रकार से देखिए ई रूपी वाला जो सिस्टम है, ये देखना आपको गवर्नमेंट की आने वाली सभी स्कीम्स में देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्री दे दिया जाता है उसकी बजाय उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएं, और पर्टिकुलर वो जो अमाउंट है, मान लीजिए कि उन्हें 4,000 रुपये अलॉट हुआ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही खर्च होगा वरना लैप्स हो जाए। इस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए, यस और नो। होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को चलाते चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, चलता छोड़ देते हैं, पानी अनावश्यक ही बह रहा होता है, तो इससे
वाटर ब्लॉक्स भी खराब हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है, तो ओवरऑल वेस्ट ही वेस्ट जा रहा है। तो ई रूपी वाला जो सिस्टम हमने देखा था जिसमें QR कोड है और टारगेटेड जो स्कीम है जिसके लिए पैसा डाला गया है उसी स्कीम का उसमें यूटिलाइज होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे लीकेज प्रूफ सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई रूपी को आप जो हमने डिस्कस किया है उसको इस तरह से कनेक्ट जरूर कीजिएगा और अपने आंसर्स में इस तरह से मेंशन जरूर करते रहा करो, ठीक है। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, नाउ एज पर लॉ state will have to implement these rules and discoms will held more accountable for issue like delays in providing renewing connection of electricity। तो फिर अब डिले के लिए उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे। दे ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। राउंड द क्लॉक का मतलब जितनी एज पर डिमांड है उतनी बिजली देनी होगी, उससे ज़्यादा गुल न रहे बत्ती जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो फेलियर कहते हैं जिसे। टू इंश्योर कंप्लायंस गवर्नमेंट विल अप्लाई पेनल्टीज दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट। और जो ये पेनल्टी है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगी? कंज्यूमर के। तो इससे बढ़िया राइट्स तो और क्या मिल सकता है बताइए। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं आज के क्वेश्चन राउंड पे। देयर विल बी टोटल 10 क्वेश्चंस। पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, बताइए क्या सही है यहाँ पर। पॉज कर लीजिए और बताइए क्या आंसर सही है यहां पर। तो पहला पॉइंट है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली मेंशन 5 प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस आपको पता है ना, विशेषाधिकार। तो क्या संविधान में 5 प्रिविलेज के बारे में एक्सप्रेस किया गया है? बताइए। आपने प्रिविलेज मोशन के बारे में भी सुना होगा, है ना। इसके अलावा हम लोग अभी प्रिविलेजेस की बात करें। क्या होती हैं प्रिविलेजेस, किस सेंस में काम की होती हैं बताइए। आपने जरूर पढ़ लिया होगा इस बारे में। द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट को नहीं मिलती हैं, ऐसा बोला गया। क्या सही है? जबकि वो तो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। 3 बॉडी है ना, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। Till now, Parliament of India has not made any special law exhaustively codify all the privileges। तो आज तक कोई स्पेशल लॉ नहीं है, व्यापक रूप से संहिताबद्ध नहीं है, विशेष कानून की कोई विशेष कानून बनाया गया हो इन प्रिविलेजेस। बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द प्रिविलेजेस। देखिए यहां पर पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इनकरेक्ट। संविधान में केवल 2 प्रिविलेजेस दिए गए हैं, नॉट 5, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो संसदीय विशेषाधिकार मतलब जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है बिल्कुल राष्ट्रपति को नहीं मिलते। राष्ट्रपति का अपना एक डेकोरम होता है। ये प्रिविलेजेस तो मिलते हैं एमपीज और एमएलएज को। किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है, प्रत्यारोप लगाया जाता है, डिबेट होती है, उसमें बहुत से कमेंट्स उठते हैं। कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई मेंबर, एमपी या एमएलए जिसने कुछ बोल दिया किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति जाके कोर्ट में खड़ा हो गया डिफेमेशन के लिए कि इसने मानहानि की है, इसने मेरे प्रेस्टीज को खराब किया है। तो यहां पर प्रेस्टीज वगैरह के प्रश्न जो भी सदन के पटल में डिस्कस होगा, दैट एनीथिंग इज डिस्कस्ड कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ जुडिशरी। मतलब जुडिशरी में आप डिफेमेशन के लिए नहीं लेके जा सकते। यही प्रिविलेज मोशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां। यहां बैठे बैठे मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पार्लियामेंट के पटल में मैं चीजों को रख सकता हूं खुले तौर पे। तो ये सेकंड पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, राइट। थर्ड पॉइंट है, भारत की सदन ने विषय अभी तक, देखिए बिल्कुल सही बात है, अभी तक कभी भी कोडिफाइड नहीं किया इन प्रिविलेजेस को, एग्जॉस्टिवली नहीं किया है सो फार, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस
कहां पे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। 105 आर्टिकल 105 में ओरिजिनली दिए गए हैं, एक्सप्रेसली मेंशन 2 प्रिविलेज, केवल 2 ही प्रिविलेजेस दिए गए। और यहीं आपसे पूछा जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या है, इट इज इन 194 194 आर्टिकल और यहां पर 105, दोनों याद रखना हमेशा चर्चा में रहते हैं, 105 आर्टिकल एंड 194। Parliament privilege do not extend the president who is also the integral part of the parliament. Article 361 of the constitution provide for the privileges for the president. President के जो privileges हैं उसको 361 में बयां किया गया है, ठीक है। और यहां पर आपको 105 और 194 याद रखने। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पर दी गई है पार्लियामेंट में। राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, कि जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसकी पब्लिकेशन करने का भी अधिकार है। इज इट क्लियर। समय समय पर कुछ संशोधन हुए, राइट, दिस मीन्स दैट, तो देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द अदर प्रिविलेजेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी एंड मेंबर आर टू बी दोज दे हैड ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट 20th जुलाई 1979 until define the पार्लियामेंट। तो यहां पर प्रिविलेज मोशन क्या है, डिफेमेशन से याद रखना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी यही रूल है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी एक्सक्लूसिव लॉ एग्जॉस्टिवली कोडिफाइड ऑल द प्रिविलेजेस, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया अभी तक। तो यहां पर 5 सोर्सेज हैं, कौन कौन से, एक तो है संवैधानिक प्रोविजन है इसमें, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो जो प्रिविलेज मोशन है उसके सोर्स क्या क्या हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें 2 मेनली दिए गए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। सेकंड है वेरियस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा तो बहुत सारे नियम बने हैं, लॉज बनाए गए, कानून, उसके तहत ये एक्सप्रेस होता है। रूल्स ऑफ बोथ हाउसेज, अपने आप में दोनों हाउसेज को चलाने के, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने का भी तो एक तरीका है, वहां पर भी प्रिविलेजेस मोशन का है ना, समय के साथ में क्या होता है, अपने आप चीजें बनती चली जाती हैं। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो पहले से प्रचलित चला आ रहा है वो, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या क्या रहा है प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने। दीज आर द 5 सोर्सेज, 5 सोर्सेज हैं लेकिन 2 यहां पर अधिकार दिए गए। इज इट क्लियर। Recently we have discussed, very important, academic bank of credit, consider the following statement, academic bank of credit ABC, इसके बारे में क्या सही, this scheme is in line with the right to education act, क्या right to education act के तहत है ये। it provides student with flexibility to move between institution while pursuing one degree to leave a course, किसी भी एक कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इस प्रकार का कोई पूरा प्रॉपर बात बताई गई है। आपसे मैंने अभी हाल ही में बताया था कि जो ये इस प्रकार का बैंक है वो कैसे काम करेगा, किस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम तैयार होगा, इन सभी पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट हियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या पहला स्टेटमेंट सही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यस और नो। नो, ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया और एबीसी को तो एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। और इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति 1 साल तो गैप करके 8 साल के बाद भी यदि ज्वाइन करता है, 8 ईयर का टोटल टेन्योर है, उस बीच में छोड़कर री एंट्री कर सकता है। ये सब कुछ प्रोविजन है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, आसानी से इंस्टीट्यूट्स में मूव कर सकते हैं। वाइल परसुइंग 1 डिग्री, 1 डिग्री पढ़ रहा है, लीव किया लेकिन पूरे 3 साल ही माने जाएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट। इस पर हमने डिटेल में चर्चा की है, राइट। चलिए देख लीजिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रपोज्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया है। अंडर एबीसी विल गिवन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब आप 1 साल आपने
मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, 1 साल किया, 3 साल का गैप हो गया, फिर 1 साल किया, फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर 1 साल किया, तो आपकी ये कंप्लीट डिग्री मानी जाएगी। इज इट क्लियर? और यहां पर पूरी तरह से एक्रेडिटेशन क्रेडिट सिस्टम बनेगा, तैयार होगा, ठीक है। और उसको जब भी इंस्टीट्यूट में एंट्री करेंगे तो वो वापस 0 हो जाएगा, फिर वहां से करने के बाद 1 साल फिर आपका क्रेडिट जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा सिस्टम है। दिस इनेबल स्टूडेंट टू लीव अ डिग्री और कोर्स एंड गेट ए करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन एंड रीजॉइन स्टडीज आफ्टर सर्टेन टाइम एंड बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट हैड। जहां से छोड़ा है वहां से फिर से शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पूरा प्रोसीजर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया एक गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा है? दलित बंधु। ये कर्नाटका में चलाया गया, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। दलित बंधु नाम का जो ये प्रोग्राम है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? सो द करेक्ट आंसर इज हियर तेलंगाना। तेलंगाना में ये फ्लैगशिप प्रोग्राम को दलित बंधु, दलित जो लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, राइट, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। तो इसीलिए क्या होगा आंसर? क्योंकि तेलंगाना कहीं नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी डी हियर। इज इट क्लियर? नन ऑफ द अबव। दलित बंधु इज द लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट एनविजन्ड एज वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी स्कीम, अ वेलफेयर स्कीम फॉर एम्पावरिंग दलित फैमिलीज। इज इट क्लियर? Pre-PAX was in news recently is related to which of the following? Pre-PAX किससे संबंधित हैं? फासाई गाइडलाइन ऑन लेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, काइंड ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसीजर्स हैं, ये सम टाइप ऑफ मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स है, या फिर नन ऑफ द अबाउ? बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? ध्यान से पढ़िए। सो प्री-पैक्स जो आजकल न्यूज में चल रहा है, ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्री-पैक्स इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसीजर। बैंक्रप्सी का मतलब दिवालियापन जो है ना, हमने बात की थी आईबीसी की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में, राइट। प्री-पैक्स में क्या होता है? देखिए, एन एग्रीमेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब जो लोन वगैरह की जो बकाया है, ड्यू है किसी भी डिस्ट्रेस्ड कंपनी का, थ्रू एन एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट की मदद से, देखिए एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोर्ट में जाएगा, फिर वो लंबा खिंच जाएगा, किसी भी पार्टी को कुछ फायदा नहीं होगा, केस लंबा चलता चला जाएगा, वही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर इंस्टीड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। तो यहां पर पब्लिक बिडिंग प्रोसेस की बजाय एग्रीमेंट पर ले जाया जाए और उसे मतलब एक मध्यम मार्ग से सॉल्व कर लिया जाए। दिस सिस्टम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल से ऐसा ये बहुत अच्छा स्कीम्स चल रहा है। बजाय बिडिंग करेंगे, बिडिंग से बहुत अच्छा इनकम नहीं भी हो पाता है, कई बार जो है ना बिडिंग बहुत ही चीपर रेट पर हो जाती है, तो वो रिकवरी नहीं हो पाती है। अब खींच तान कर 3 जो ये भगोड़े थे, भगोड़े का मतलब जो फ्यूजिटिव कानून आया है भारत में, आपको पता है ना, फ्यूजिटिव लॉ, भगोड़ा कानून। तो ये जो 3 जो लोग हैं, इनसे केवल 10,000 करोड़ की टोटल संपत्ति को कैप्चर कर पाए, सब कुछ बेच बाच के भी। तो आप ये देख लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है बिडिंग वगैरह में, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, कई बार बहुत प्रॉफिट भी होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के बारे में क्या सही स्टेटमेंट है? सबसे पहले देख लीजिए, कृषि शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। इट वॉज लॉन्च टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इन कंजर्विंग फार्मिंग। इसको लॉन्च किया गया था मानव संसाधन विकास के लिए, रिसोर्सेज इन कंजर्वेशन ऑफ फार्मिंग मतलब संरक्षण करना फार्मिंग के लिए।
इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एजुकेशन विंग ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो क्या ये ICAR के द्वारा संचालित किया जा रहा है, बताइए क्या इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एजुकेशन विंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शिक्षा शाखा द्वारा क्या क्रियान्वित किया जा रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? So here you must aware about this that this पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना में आपको पता होना चाहिए कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स है इन द कंजर्वेशन फार्मिंग, तो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, लेकिन जो परंपरागत तरीका है जैसे काऊ डंग हुआ, राइट, जैसे काऊ डंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंजर्वेशन फार्मिंग नहीं है, यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करने का यहां पर मेन उद्देश्य है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए यहां पर इनकरेक्ट, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पूसा दिल्ली में मुख्यालय इसका, पूसा दिल्ली में, ठीक है, एजुकेशन विंग द्वारा ये जो है शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा, है ना, कृषि शिक्षा योजना। एंड इसमें क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड काऊ बेस्ड इकोनॉमी। काऊ मतलब काऊ डंग का यूज हो, गाय का जो मतलब गाय को खाद्यान्न भी उसी से मिल जाए, और गाय से मिल्क कैटल तो है ही वो, ठीक है, उसके जो वेस्ट चीजें हैं उनका भी यूटिलाइज कर लिया जाए फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेंस एंड सॉइल हेल्थ के लिए। और ये बात तो आपको क्लियर ही है एकदम कि एजुकेशन विंग द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड सिस्टम समिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये शिखर सम्मेलन हुआ अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो क्या ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव था? इट सीक्स टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन सब सहारन अफ्रीका। जो सब सहारन अफ्रीका है वहां पर एग्रीकल्चर कृषि की क्षमता को, उपज को बढ़ावा देने के लिए क्या ये प्रोग्राम लाया गया? यहां पर आपको बताना है विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि केवल और केवल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही नहीं, बल्कि यहां पर इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको इस बार का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 2020 का, तो यहां पर ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फूड सिस्टम समिट हुआ था। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट सीक्स बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सब सहारन अफ्रीकन एरिया में नहीं, बल्कि 2030 तक के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके लिए फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सिस्टम समिट, जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसको ही नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, राइट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, नाइदर। देख लीजिए, ओरिजिनली अनाउंस्ड इन 16 अक्टूबर 2019 बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, यूनाइटेड नेशन फूड समिट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए। प्री समिट है ये, और उसके बाद में देखिए 3 रोम, मतलब इटली की राजधानी रोम में जो इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में ही है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय भी रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया, इसका भी मुख्यालय रोम में ही है। तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ये जुलाई 2019 में हुई यहाँ पर, और इसका उद्देश्य क्या था कि पूरा डिकेड ऑफ एक्शन प्लान बनाया जाए टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो समिट विल लॉन्च बोल्ड न्यू एक्शन एंड डिलीवर प्रोग्राम ऑन ऑल 17 SDGs। तो यहाँ पर सभी 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यदि फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बहुत अच्छे लेवल पर है, तो ऑटोमेटिकली कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनडायरेक्टली कंप्लीट होते हुए दिखते हैं, क्योंकि हेल्थ इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ बढ़ने लग जाता है।
स्पीशीज, प्रजातियां वगैरह सभी के लिए मददगार हो। तो यहां पर गाइडेड बाय 5 एक्शन ट्रैक्स ऑफ द समिट विल ब्रिंग टुगेदर द की प्लेयर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, पूरी दुनिया के साइंस के जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले व्यक्ति, बिजनेस, पॉलिसी, हेल्थ केयर, एकेडमियाज, फार्मर्स, उन सभी को साथ में लेकर इसको वर्ल्ड फूड समिट को कराया जाएगा। भूत जोलोकिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूत जोलोकिया घोस्ट पेपर 2008 में इसे जीआई टैग दिया गया था। ये दुनिया की 5 सबसे खतरनाक, मतलब सबसे ज्यादा तीखी मिर्च में से एक मानी जाती है। इसका दूसरा नाम घोस्ट पेपर भी है। वैसे पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, लेकिन ये हम लोग मिर्च के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। भूत जोलोकिया ये किस राज्य की प्रसिद्ध है? जीआई टैग 2008 में दिया गया। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड की भूत जोलोकिया मिर्च जरूर याद रखना। 2008 में इसको जीआई टैग दिया गया, राइट। फेमस चिली है। इट हैज बीन रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली, मतलब ये मिर्च ही है, ठीक है। कंसिस्टेंटली रैंकिंग टॉप 5 ऑन द लिस्ट ऑफ हॉटेस्ट चिली, सबसे तेज तीखी। और ये इसको मेजर कौन करता है? स्कोविले हीट यूनिट, SHU। ये जो स्कोविले हीट यूनिट है, इसके तहत इसे मेजर किया जाता है। मतलब ये एक यूनिट है मिर्च की तीक्ष्णता, तीव्रता को मापने के लिए, SHU, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ चुकी हैं, आपको सभी एक्सरसाइज याद रखनी है। एक्सरसाइज इंद्रा, क्या ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है? एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, क्या ये इंडिया और यूएसए के बीच होती है? एक्सरसाइज गरुड़ा, क्या ये इंडिया और जापान के बीच होती है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैन यू मैच द फॉलोइंग? ये तो बहुत ही डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज देखते हैं तो। क्या एक्सरसाइज इंद्र इंडिया और रशिया के बीच में होती है? बिल्कुल सही है, होती हैं। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। जब ये इंडिया और जापान के बीच में तो यूएसए के बीच में नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट सही है। एक्सरसाइज गरुड़ जो है ये फ्रांस के साथ होती है, तो जापान नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, फ्रांस याद रखना है। और इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं हम लोग युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नाम से इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। तो आपको पता चल गया होगा, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, एक्सरसाइज इंदिरा इंडिया और रशिया, एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इंडिया और जापान, एक्सरसाइज गरुड़ इंडिया और फ्रांस। अच्छा, आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। प्रबल दोस्तिक, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रबल दोस्तिक किन किन के बीच में होती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? क्या आप बता सकते हैं स्लिनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? स्लिनेक्स, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज बताइए किसके बीच में होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी? मैंने इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया है आपको। ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी, कौन से शहर ऐसा है जो इसका प्रयोग करेगा? बताइए। वेरी सिंपल, सभी का सही जा रहा होगा ये तो। जयपुर है, हैदराबाद है, बेंगलोर है या पुरी है? बताइए। पुरी इज द करेक्ट आंसर। मैंने भी बताया था ओडिशा के पुरी शहर में क्या किया गया है कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, इसीलिए टैप सुजल मिशन चलाया जा रहा है वहां, टू फैच वाटर डायरेक्टली। और इससे होगा क्या कि सेफ ड्रिंकिंग मिलेगी, उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट वगैरह खत्म होने में मदद मिलेगी। देखिए 3 करोड़ प्लास्टिक बोतल्स को एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी। ये तो इतने से एरिया में, आप सोचिए फिर कितने करोड़ करोड़ प्लास्टिक बोतल पूरे भारतवर्ष में घूम रही होंगी। दिस वुड मीन सिटी इज नाउ फ्री ऑफ 400 टन्स ऑफ प्लास्टिक्स। 400 टन प्लास्टिक से बाहर निकल जाएगा। सरकार या हमारे द्वारा लिए गए एक कड़ा निर्णय बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांति, रेवोल्यूशन ला सकता है, एंड वी शुड इग्नाइट फॉर दिस रेवोल्यूशन। हमें इस रेवोल्यूशन को इग्निशन देना है
और इसीलिए मैं बोलता हूं कि थैले वाला बैग का प्रयोग कीजिए। अपने गाड़ी व्हीकल में हमेशा एक बैग रखिए, हमेशा फिक्स उसकी जगह वही हो। जैसे ही आप गए, आपने प्लास्टिक नहीं यूज किया, उसके अंदर सारा का सारा माल सामान रखा और ले आए। प्लास्टिक की चीजों का कम से कम यूज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं, जरूर इसको अपनाइए आप लोग। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया और किया जाता है नॉर्मली? क्या यूएनएससी के द्वारा, ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा, ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा, या इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा? बताइए किसके द्वारा रिलीज किया गया, बताइए। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इट इज डी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है जारी किया गया। आपको बताना है इंडिया की रैंक वर्ल्ड में कौन सा कंट्री सबसे पीसफुल है और सबसे ज्यादा क्योटिक देश कौन सा है, मतलब जो वर्स्ट रैंकिंग में, बताइए। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोग मिलेंगे जल्दी अन्य एमसीक्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जय हिंद दोस्तों।